So students, today we will be discussing about balanced chemical equation. तो जो balanced chemical equation है, ये जो हमारे केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा जो हमारा बेस होता है केमिस्ट्री का, वो यही होता है कि एक किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम क्या करें, उसको हम बैलेंस करें. तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ atoms of each element should be equal on both the side, that means left hand side and right hand side. इस चीज का हमने, अब हम क्या करते हैं, आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको हम समझते हैं. ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, बैलेंसिंग दिख रहा है ना आपको? आपको सबको दिख रहा है? अजय विजय दिख रहा है आपको? यस मैम. ठीक है, तो आज हम करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल किसके, शुड बी इक्वल बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. बोथ साइड से इनका क्या कहने का मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो कल का जो हमारा एग्जाम्पल था वो था Mg प्लस O2 विल गिव MgO. तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एलिमेंट. ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एटम. ठीक है, तो अब हमारा क्या था, ये हमारी मान लो लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मैग्नीशियम की कितनी काउंट थी, 1 थी, और ऑक्सीजन की कितनी काउंट थी, 2 थी. लेकिन राइट हैंड साइड, दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम की काउंट मेरी 1 थी और ऑक्सीजन की काउंट मेरी क्या थी, यहाँ पे भी 1 थी. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं, तो ये हमारी एक क्या थी, ये जो इक्वेशन थी मेरी की पूरी, ये मेरी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी. ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम इसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, देखो ये था हमारा Mg प्लस O2 विल गिव MgO. ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के मेरे 2 हैं. और क्या होता है, यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन का कितना है, 1 है. तो एक चीज मैं पहले इस सब चीजों से पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो जैसे किसी एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट है, इसके नीचे अगर ये काउंट है, ठीक है, तो ये जो नीचे अगर मैंने इसके काउंट लिखी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखती हूँ CO2, ठीक है, तो CO2 अगर मैंने इसमें लिखा है, तो ये जो नीचे 2 लिखा है ना, 2, तो 2 का मतलब है कि इसमें सिर्फ ये ऑक्सीजन की ही जो वैल्यू है, एटम की वैल्यू, वो ऑक्सीजन की सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की 2 है, कार्बन की मेरी 1 ही रहेगी. अगर मैंने किसी एलिमेंट के नीचे ये लिखा है, या फिर जैसे कि हमें वाटर का फॉर्मूला पता है H2O,
H2 होता है हमारा वाटर। तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड में क्या, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जब हमारे दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये एक हमारा सिंगल एलिमेंट है Mg, एक सिंगल एलिमेंट है ऑक्सीजन हमारा भी एक सिंगल एलिमेंट है, जब ये दोनों मिल गए MgO जब इन्होंने बना दिया, दैट मीन्स इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया। तो अब जैसे कि अगर मैं H2O की बात कर रही हूँ, तो ये जो 2 है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा H से एसोसिएटेड है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो मेरी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो मेरी सिर्फ क्या है, 1 ही है। तो ये एक ऐसा तरीका हो गया इसमें कि ये जो नीचे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी एलिमेंट के बारे में बताएंगे कि इसकी इतनी काउंट है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे लगा दिया, जैसे कि 2CO2 अगर मैंने ऐसे करके लगा दिया, इसके आगे मान लो मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो इसका किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे इसका एक तरीके से ये 1 वैल्यू है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये जैसे कार्बन का कितना था मेरा एटम 1 और ऑक्सीजन का कितना एटम था 2, अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया तो ये हो जाएगा कार्बन का कितना 2 इंटू 1 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो इस केस में जब मेरा 2CO2 है, तो इस केस में मैं कहूंगी कि कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मेरे 4 है। दैट मीन्स कि वो क्या कर देता है, जो अगर आपने इसको आगे लगा दिया तो ये हर एक एलिमेंट के, हर एक जो भी आपका एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उससे क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लू, मान लो कि मैंने लिया H2O, गुड मॉर्निंग, और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। तो अब आप बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 कैसे हो जाएंगे, अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, तो मैंने क्या बताया था कि इसके नंबर ऑफ 4 हो जाएंगे। हाँ, इससे ये क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, कितने, 2। ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। ये चीज सबको समझ में आई? मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि MgO प्लस O2 विल गिव्स MgO, ठीक है। इसके पार्ट में ये बता रही थी कि जो मान लो कि जो नीचे लगा होता है जैसे O2, वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इस एटम से ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें जैसे कि कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2O है, तो इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन के मेरे 2 होंगे और ऑक्सीजन के मेरे 1 होंगे, क्योंकि इसके ये यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। लेकिन अगर मैंने इसके आगे कुछ भी लगा दिया, 2 लगा दिया, 4 लगा दिया, 8 लगा दिया, जो भी मैं आगे लगाऊंगी उसको आप जो एलिमेंट है उसके एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे कि यहाँ पे 2 लगाया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओगे अगर मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4H2O, तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के मैम कितने, 8 हाइड्रोजन के हाइड्रोजन कितने 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने कैसे हो जाएंगे, 4 इंटू 2, इंटू और 2 ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे कैलकुलेशन होती है। अगर मैंने इसके आगे कुछ भी लगा दिया तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो उन सब से हो जाती है। अब हम इस वाली केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब मैंने किया Mg प्लस O2 विल गिव्स MgO। यहाँ पे मेरा क्या है, मैग्नीशियम का कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है,
मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी मेरा क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें क्या है, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है मेरा, फॉर्मूला है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मेरा फॉर्मूला है वो MgO है, इसको मैं नहीं छेड़ सकती। ठीक है, अब अगर मेरा वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, मैं इसको H3O क्या कर नहीं बना सकती, या मैं इसे H4O नहीं बना सकती, मैं इसको क्या बनाऊंगी H2O, क्योंकि मेरा वाटर का क्या फॉर्मूला है H2O है। ऐसे ही मैग्नीशियम का मेरा जो फॉर्मूला है वो MgO है। ठीक है, अब क्या है, अब इस साइड तो मेरे ये यहाँ पर 2 है और इस साइड मेरे यहाँ पर ये 1 है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो मेरा मेन एम ये है कि मेरा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाए 2 हो जाए। अगर मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो मेरी एक तरीके से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं MgO2, तो एक तरीके से ये मेरी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई, या Mg का 1 हो गया और O का 2 हो गया, लेकिन MgO2 कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा MgO होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ। अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अब मैं क्या करूं, अब या तो मैं इसके भी आगे क्या लगा दूं 2 लगा दूं। अगर मैं इसके आगे भी 2 लगा दूंगी तो यहाँ पे कितने हो गए मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 और ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2। आई बात समझ में कि कंफ्यूजिंग है अभी, किसको कंफ्यूजन है इसमें, दोबारा समझाऊं। नो मैम। जो भी बच्चे हैं, मैं फिर भी आपको एक बार क्या कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा से ऑन अ क्लीन ब्लैक बोर्ड मैं आपको बताती हूँ दोबारा से इसको कि कैसे समझना है। तो हमारा क्या है Mg प्लस O2 विल गिव्स MgO। ठीक है, मैग्नीशियम के 1, ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 1। मैं इसको MgO2 नहीं कर सकती क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मेरा MgO ही होता है। अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिया। जब मैंने इसके आगे 2 लगा दिया तो क्या हो गया, मैग्नीशियम के मेरे 2 हो गए और ऑक्सीजन के मेरे 2 हो गए। तो ये और ये तो ठीक हो गए, लेकिन ये और ये अभी क्या हो गए, गलत हो गए। अब इसको ठीक करने के लिए मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी 2 लगा दूंगी। तो 2 लगाने से क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसके भी यहाँ पे 2 है, इसके भी 2 है, ये इसके भी 2 है। तो ये अब हो गई है मेरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा जो सही फॉर्मूला है हमारा इसका, वो होता है 2Mg प्लस O2 विल गिव 2MgO। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, और यहाँ पे भी क्या हो गया, क्योंकि हमने आगे लगाया है तो इसीलिए अगर मैं इसको Mg2O2 कर दूंगी, दिस इज रॉन्ग, ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इसके आगे लगा देते हैं। इसका मतलब कि 2 हमारे जो है ये हमारी इस तरीके से एटम्स जो है ऑक्सीजन के इस हमारे आ गए हैं। तो ऐसे हम हमारी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स इसमें आपकी बुक में और दिए हुए हैं। जो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है वो ये देखो, Zn प्लस H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ZnSO4 क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इन्होंने क्या बोला है, जिंक, जिंक इज Zn। सल्फ्यूरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारा? H2SO4। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड फिर क्या बन गया हमारा? जिंक सल्फेट, जिंक ZnSO4 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमारा क्या होता है? H2। अब इसको इन्होंने किस तरीके से बैलेंस किया है और ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इन्होंने क्या बोला है हमारा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हम लिखते हैं इसको, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे मेरा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या बनेगा? इट विल गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, तो हमारा जिंक का क्या फॉर्मूला है? जिंक का हमारा फॉर्मूला है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4। इसने क्या बना दिया मेरा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो इसमें हुआ क्या है? ये हमारा जिंक था, ओके, इसमें इन्होंने क्या किया? H2SO4 डाल दिया और इन्होंने बोला है कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है हमारा और जिंक सल्फेट निकला है। तो हाइड्रोजन मेरा कहाँ से निकला है? हाइड्रोजन मेरा निकला है इस एसिड में से। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो हाइड्रोजन है मेरा, ये इस एसिड में से निकला है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन में से अगर इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं H2SO4, तो हाइड्रोजन अगर मेरा गैस के फॉर्म में निकल गया, मतलब कि जब मैंने मान लो एक बीकर था, ठीक है, उसमें मैंने जिंक डाला और उसके बाद मैंने उसमें क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। अब जैसे ही मैंने जिंक के ऊपर से एसिड डाला तो मेरी कुछ क्या निकली? मेरी कुछ गैस निकली। तो वो गैस तो मेरी हाइड्रोजन थी, अब मेरी खाली हाइड्रोजन रह गई। तो मेरा क्या क्या उस सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या बच गया? मेरा सिर्फ सल्फेट बच गया, ये SO4। तो इस जिंक का इस सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ और गैस की तौर पे हमारी क्या निकल गई? हाइड्रोजन। तो इसने इसको कंबाइन किया, इसने इसको कंबाइन किया, इसके साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया? ZnSO4। अब ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड था ये मेरा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका सल्फेट, सल्फेट मतलब सल्फर वाला, सल्फर, S फॉर सल्फर होता है ना, सल्फेट। तो Zn के साथ जो है SO4 आ गया और जो हाइड्रोजन थी मेरी वो गैस के फॉर्म में मेरी उड़ गई। दोबारा बताती हूँ आपको, देखो कैसे था ये था मेरा Zn प्लस H2SO4। इसका क्या हुआ मेरा? इसका मेरा रिएक्शन हुआ, इसमें मेरा केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में मुझे पता चला कि भाई एक गैस निकली है मेरी, और वो गैस क्या है? मेरी हाइड्रोजन गैस है। तो प्लस करके मेरे को एक तो कंफर्म हो गया कि मेरी एक हाइड्रोजन गैस निकली है। तो अब कौन कौन से दो कंपोनेंट रह गए? ये दोनों कंपोनेंट रह गए। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करके मुझे पता चला कि अरे ये तो जिंक सल्फेट था, इसका मतलब कि ये तो सही प्रोडक्ट था जो एक हमारा निकला है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ये कैसे हो। अब हम नेक्स्ट बात किस चीज की करेंगे? नेक्स्ट बात हम करेंगे बैलेंसिंग की। जिंक के कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। अब ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की बात। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड की बात। जिंक के कितने हैं? 1। सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं कि दिस इज फॉर जिंक, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर सल्फर, दिस इज फॉर O4। तो हमें ये पता चला प्रोडक्ट
कि इसमें हमारा क्या है कि जिंक का 1, यहाँ पे जिंक का 1, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2, 1 और 4। दैट मीन्स ये जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है? बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? दिस इज बैलेंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। खैर इस वाले इक्वेशन में जो बुक में दी हुई है अभी हमने कुछ बैलेंसिंग नहीं करी है, बस हमने ये पता लगाया है कि ये रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस हुआ। जिंक जो है वो हमारा सल्फर के साथ आ गया, उसने जिंक सल्फेट बना दिया, और हाइड्रोजन गैस को हम ना ऐसे एरो की तरह, मतलब जैसे उड़ जाती है गैस, इसलिए उसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी गैस के आगे ऐसे एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो चीज हमारी गैस है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन कैसे इन्होंने करी है। अब क्या था, एक मैंने आपको बैलेंसिंग करके दिखाई थी mg वाली, अब इन्होंने एक और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन है जो हमारी इन्होंने बैलेंस करके पूरी अच्छी तरीके से बताई हुई है। अब अगर आप बुक में आओगे तो देखो, अगर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ क्या कह रहे हैं ये। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। रिकॉल, अच्छा मैंने वाइट ही करा हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कह रहे हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था उसके हिसाब से क्या था, जो मास है ना ही वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ना नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है हमारा, मतलब जो उसकी जो एटम्स होते हैं, जो हमारी जो एलिमेंट्स के जो नंबर्स होते हैं कि कितने एटम्स होंगे, जो उनका मास होता है वो ना ही नया बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका ये मतलब है कि जितने मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जब मेरी केमिकल रिएक्शन हमने करनी स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग में जितना भी वो एलिमेंट था और एंड में भी उसका मास उतना ही रहता है, तभी हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है, दोनों साइड में हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या रहती है, वो हमारी सेम रहती है। दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्रोडक्ट और a chemical reaction has to be equal। तो वो कहते हैं कि जो मास है हमारा, जो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या होता है जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उनका किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड में उनका जो मास है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट की साइड का जो मास है और वो जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो दोनों सेम होना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन हैज टू बी का मतलब होना ही चाहिए, हैज टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट के साइड जितना टोटल मास है उतना ही हमारा टोटल मास रिएक्टेंट की साइड भी होना ही चाहिए। In other words, those word में the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे किसी भी एलिमेंट के होंगे, एलिमेंट मींस मैग्नीशियम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स मींस जैसे ऑक्सीजन में वो जो 2 नंबर है, तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो हमारे केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसीलिए हमें जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हमेशा बैलेंस करना चाहिए। अब इन्होंने ये बता दिया कि ये पहले इन्होंने किसमें बताया, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बताया है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा, उसने मेरा क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब ये कह रहे हैं कि अगर इस वर्ड इक्वेशन को अगर मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बताऊंगा तो कैसा हो जाएगा, Zn प्लस H2SO4 विल गिव, इसने Zn ने SO4 ले लिया, ये यहाँ पे क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और ये जो हाइड्रोजन थी वो मेरी गैस थी, वो गैस की फॉर्म में हमारी निकल गई। अब इन्होंने ये देखो, ये एग्जामिन क्या कर रहे हैं, क्या एग्जामिन कर रहे हैं, ये एग्जामिन कर रहे हैं कि जिंक का कितना है, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है,
हाइड्रोजन का भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सल्फर का यहाँ पे 1 है, और सल्फर का यहाँ पे भी 1 है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब कि अगर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर अगर हम कहें रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो ये हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा थोड़ा सा ट्रिकी इन्होंने हमें एग्जाम्पल बताया हुआ है, ये वाला, दिस वन। क्या है ये, Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2। ये हमारी क्या है, ये एक हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब आप ये यहाँ पे देखोगे Fe का क्या है, यहाँ पे क्या है, Fe का 1 है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड क्या है, 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 है, चलो ये तो ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना है, हमें इन्होंने नीचे समझाया हुआ है कि हम इस पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग है हमारी, देखो इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे नीचे नेक्स्ट पेज पे जाके, ये देखो पूरे स्टेप्स बताए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से 4, 5, 6। सो ये जो है, ये जो बैलेंसिंग है इसकी, ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होगी, और अभी हमारे सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनट्स रह गए हैं लेक्चर ओवर होने में। तो कल का लेक्चर आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मिस मत करना, बिकॉज मैं ये वाला, ये जो इन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इजी वाली तो समझ आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसको आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये पूरा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी।